थोड़ी परेशान सी सुधा अपनी देवरानी अनीता से कहती है, क्या अनीता, मैंने देवर जी को कल ही फोन कर दिया था कि आकर के माँ जी को ले जाएं। पूरा दिन निकल गया लेकिन लेने के लिए नहीं आए। ऐसा भी कहीं होता है क्या? पिछले महीने जब माँ जी को मेरे पास आना था, तब तो मैंने सुरेश को सुबह 8 बजे ही तुम्हारे पास भेज दिया था। अरे दीदी, गुस्सा क्यों करती हो? वह तो माँ जी को लेने ही जा रहे थे, लेकिन अचानक से बच्चों के स्कूल से फोन आ गया कि पेरेंट्स मीटिंग है, इसलिए उधर जाना है। आज नहीं तो कल माँ जी को ले आएंगे। आप इतनी परेशान क्यों हो रही हो? तो अब तो तुम्हारे स्कूल की मीटिंग खत्म हो गई होगी। देवर जी को कहो आकर के माँ जी को ले जाएं। और कौन सा हम लोग अलग शहर में रहते हैं, दोनों तो एक ही शहर में हैं। आने जाने में कितना समय लगता है। मैं एक दिन भी माँ जी को अपने पास ज्यादा नहीं रख सकती। अगर एक दिन भी ज्यादा रखूंगी तो समझ लेना, जब 4 महीने बाद माँ जी को मेरे पास आने का समय होगा तो मैं एक दिन बाद ही ले आऊंगी। मैं इनसे बात करके बताती हूँ, अगर टाइम होगा तो अभी माँ जी को लेने आ जाएंगे। बात करके बताने से क्या मतलब है तुम्हारा? देवर जी को बोलो अभी के अभी माँ जी को लेने आए। इसमें बात करने वाली कोई बात नहीं है। हम चारों भाइयों ने मिल बैठकर तय किया था कि एक एक महीने के लिए माँ जी को अपने पास रखेंगे, तो फिर मैं उन्हें एक दिन ज्यादा क्यों रखूं? इतना कहकर सुधा फोन काट देती है और अपनी दोनों बड़ी जेठानियों को कॉन्फ्रेंस में कॉल करती हुई कहती है, देख रही हो दीदी, पूरा एक महीना हो गया, और वैसे भी यह महीना तो 31 दिनों का था। एक दिन मैंने माँ जी को वैसे भी ज्यादा रख लिया। आज 1 तारीख को सुबह सुबह देवर जी को लेने आना था, लेकिन अभी तक माँ जी को लेने नहीं आए। शाम के 7 बज गए। ऐसे भी कहीं होता है? फोन पर दोनों जेठानी इसलिए चुप हैं क्योंकि इस महीने उन दोनों का नंबर तो है नहीं। अरे सुधा, तू अपना देख ले क्या करना है, मुझे घर में बहुत काम है। दूसरे नंबर की जेठानी भी कहती है, हाँ हाँ सुधा, मेरे घर में भी आज गेस्ट आने वाले हैं, तो उनके लिए खाना बनाना है। मैं भी फोन रखती हूँ। और दोनों जेठानी फोन रख देती हैं। दरवाजे के बाहर बैठी हुई कमला जी बहू की बातों को सुनकर दुखी हो जाती हैं कि कैसे आज उनके 4 बेटों और बहुओं ने उन्हें एक एक महीने के लिए बांट लिया है। एक दिन भी अगर किसी बहू के यहाँ ज्यादा रह लूं तो उन्हें बोझ लगने लगती हूँ। तभी सुधा अपने कमरे से निकलती है और कमला जी को दरवाजे के पास बैठा हुआ देखकर चिल्लाते हुए कहती है, तुम इधर मेरे दरवाजे के बाहर क्यों बैठी हो? लगता है चुप चुप कर मेरी बातें सुन रही थी। शर्म नहीं आती है अपने बहू की चोरी छुपे बातें सुनते हुए? नहीं बहू, मैं तुम्हारी बातें नहीं सुन रही थी। मैं तो तुम्हारे पास किसी काम से आई थी। तुम फोन पर बात कर रही थी तो उधर जमीन पर ही बैठकर तुम्हारे आने का इंतजार करने लगी। ऐसी क्या आफत आ पड़ी थी जो तुम अपने स्टोर रूम्स में बैठकर मेरा इंतजार नहीं कर सकती थी? जब मैं फोन पर बात कर लेती तब मुझे बता देती क्या काम था। अब बताओ किस काम के लिए आई थी? बहू, तुमने दोपहर में मुझे खाना नहीं दिया था और ना ही मेरे हिस्से का खाना बनाया था। लेकिन अभी तक सबसे छोटा वाला बेटा मुझे लेने के लिए नहीं आया। पता नहीं वह आज आएगा भी कि नहीं आएगा। कुछ तो खाने को दे दो। सुबह नाश्ता ही नहीं किया था। बहुत तेज भूख लगी है। पूरा दिन निकल गया है। तो क्या हो गया? पूरा दिन निकल गया, एक टाइम खाना नहीं खाओगी तो कुछ बिगड़ जाएगा क्या? तुम्हारा और तुम्हारे शरीर को देखकर तो नहीं लगता है कि तुमने खाना नहीं खाया। वो भट्टी कट्टी तो लग रही हो। या लो, तुम्हारे पोते के स्कूल टिफिन से आधा पराठा बच गया था, इसी को अचार से खा लो। और तुम्हारे लिए मैं कुछ अलग से बनाने वाली नहीं हूँ, क्योंकि अभी अनीता से बात हुई है, आधे घंटे में देवर जी लेने आते ही होंगे। अब उसी के घर में जाकर खाना खाना। कमला जी टिफिन में बचे हुए आधे पराठे को अचार के साथ खाने लगती हैं। इधर सुधा अपना और अपने बच्चों के लिए खाना तो बनाती है, लेकिन कमला जी के लिए खाना नहीं बनाती। छोटे बेटे के आते आते रात के 8 बज गए। सुधा ने पहले से ही उनके सामान को एक झोले में रखकर बाहर रख दिया था। जैसे ही छोटा बेटा आया, कमला जी को भेजकर सुधा ने एक लंबी सांस ली। चलो अच्छा है, बुढ़िया गई। अब 3 महीने तक आराम से पैर फैलाकर अपने कमरे में अपने घर में रहूंगी। बड़ी आशा के साथ कमला जी अपने दूसरे नंबर वाली बहू अनीता के घर उतर गईं। अनीता अपने बच्चों को खाना खिला रही थी। शाम को कमला जी जब अपने तीसरे नंबर और बेटे बहू के घर पहुंची तो बहू ने फॉर्मेलिटी के लिए 1 कप चाय बनाकर उन्हें पकड़ा दी। इसके बाद थोड़ी बहुत बातचीत की और 6 साल के बेटे को लेकर कहने लगी, माँ जी, मैं रिंकू को सुलाने जा रही हूँ। कमला जी को बहुत तेज भूख लग रही थी क्योंकि छोटी बहू ने उन्हें कुछ खाने को नहीं दिया था। बहू से कहा कि बहू मुझे कुछ खाने को दे देती, फिर चली जाना, भूख बहुत तेज लगी है। क्योंकि माँ जी, आप सुधा दीदी के घर ने खाना खाकर नहीं आई हैं? मैं तो सोच रही थी आप उधर से ही खाकर आएंगी, इसलिए आपका खाना इधर नहीं बनाया।
अगर आप इधर खाना खाने वाली थी तो एक बार फ़ोन करवा देती। हम लोगों ने तो खाना बनाकर खा लिया है और अब तो हमारे सोने का समय हो गया है। बहू की बात सुनकर कमला जी स्तब्ध रह गई और आज उन्हें अपने 2 वक़्त के खाने के लिए बेटे-बहू के घर में 4 बार माँगना पड़ रहा है और फिर खाने को नहीं मिल रहा है। क्या कमला जी का बेटे-बहू के पास रहने का अनुभव बड़ा ही कड़वा था। बहू तो अपने बेटे को लेकर कमरे में सुलाने चली गई। बेटा भी अपने टीवी पर न्यूज़ देखने लगा। वह खुद ही रसोई में गई, खाने के लिए देखा तो सारे बर्तन धुलकर रखे हुए थे। कुछ भी खाने के लिए नहीं था। फ्रिज खोलकर देखा तो उसमें थोड़ी-सी चावल की खीर रखी हुई थी। कमला जी खीर को खा लेती हैं और हॉल में बैठे हुए अपने बेटे से कहती हैं, "बेटा, मुझे कौन से कमरे में सोना है?" बेटा माँ का सामान लेकर ऊपर कमरे में चला जाता है। एक 10 बाय 10 का कमरा बना हुआ है, जिसमें पहले से ही इतना सारा सामान अटा पड़ा है कि पैर रखने तक की जगह नहीं है। माँ, इसी कमरे में तुम्हें सोना है। आज से यह कमरा तुम्हारा है। कमरे की हालत देखकर कमला जी कहती हैं, इस कमरे में मैं कहाँ सोऊंगी? इसमें तो पैर रखने तक की जगह नहीं है। कहाँ अपने बिस्तर लगाऊंगी? अरे माँ, इसी सामान को एक दूसरे के ऊपर रख दो, तुम्हारे लिए जगह हो जाएगी। अब इतना भी नहीं कर सकती हो क्या? सब मैं ही करूं? एक बड़े से बैग को बक्से के ऊपर रखते हुए बेटे ने कहा, यह लो, हो गई थोड़ी सी जगह। तुम और कर लेना, और यही दरी रखी है, इसको बिछा लेना। बेटा, ना तो इस कमरे में कोई खिड़की है और ना ही कोई पंखा लगा है। बहुत ज्यादा गर्मी है। कैसे सोऊंगी इस कमरे में? नीचे वाला एक कमरा खाली पड़ा है, उसमें पंखा भी लगा है। चलो, मैं नीचे कमरे में ही सो जाऊंगी। कमला जी की बात नीचे खड़ी हुई अनीता भी सुन लेती है और कहती है, नहीं माँ जी, वह कमरा तो मैंने अपने आने जाने वाले लोगों के लिए, मेहमानों के लिए खाली करके रखा है। अगर उस कमरे को तुम्हें दे दिया और बाद में कोई मेहमान आया तो उसे कहाँ सुलाऊंगी? फिर तुम्हें 1-2 दिन तो रुकना नहीं है। पूरे 1 महीने के लिए आई हो, तो ऊपर ही अपनी व्यवस्था करो। और रही बात पंखे की, तो कल एक टेबल फैन पड़ा है, उसे ठीक कराकर तुम्हारे कमरे में लगवा देंगे। बेटे बहू तो आराम से अपने एसी वाले कमरे में सोने चले गए, लेकिन कमला जी को पूरी रात नींद ना आई। वह अपना दरी उठाकर छत पर बिछा लेती हैं। छत पर थोड़ी गर्मी से राहत तो मिलती है, लेकिन मच्छरों ने काट-काट कर हाल बेहाल कर दिया था। सुबह 5 बजे नीचे आ गईं। थोड़ी देर तक वह चुपचाप बैठी रहीं। उसके बाद बेटे को आवाज़ देने लगीं। बेटा, बहू कमरे से बाहर निकले और चिल्लाते हुए कहने लगे, यह क्या तरीका है माँ? सुबह की नींद खराब कर दी। पहले तो सीढ़ियों के दरवाजे खोलकर इतनी तेज आवाज़ कर दी, तभी हमारी आँख खुल गई थी। जैसे-तैसे मैंने दोबारा सोने की कोशिश की, तो आवाज़ देकर हमें जगा दिया। आज तो जगा दिया, कल से 6 बजे से पहले नीचे मत आना, क्योंकि हम लोग 6 बजे ही जागते हैं। बेटा, गाँव में तो हमेशा हम 5 बजे ही जाग जाते थे। तो वही आदत अभी भी यहाँ है। गाँव में जागती होगी मेरा माँ, यह घर मेरा है। इधर तुम्हें मेरे हिसाब से रहना पड़ेगा। और फिर एक दिन के लिए तो तुम आई नहीं हो। पूरे महीने रहना है, तो अपने आप को बदल लो। बार-बार बेटे बहू के मुँह से महीने भर की बात सुनकर कमला देवी बड़ी दुखी हो जाती थी। ऐसा लगता था कि वो अपने बेटे बहू के घर में एक बोझ बनकर आई हैं, जिसे वह एक-एक दिन करके काट रहे हैं। उन्हें बिल्कुल भी एहसास नहीं हो रहा था कि वो उनके बेटे-बहू का ही घर है। कमला जी चुपचाप अपने बेटों का व्यवहार देख रही थी। जैसे छोटी बहू का व्यवहार तो वह पहले ही देख चुकी हैं, अब दूसरी बहू के यहाँ रह रही हैं और इधर भी ऐसा ही कुछ हाल है। एक दिन कमला जी अपनी बहू से कहती हैं, बहू, बहुत दिनों से कढ़ी नहीं खाई, खाने का मन हो रहा है। तुम कहो तो मैं रसोई में ही बना देती हूँ। नहीं माँ जी, मेरे घर में कढ़ी कोई नहीं खाता है। ना तो मुझे पसंद है और ना ही तुम्हारे बेटे को। और रही बात पोते की, वो तो कड़ी देखकर नाक मुंह सिकोड़ता है। इससे अच्छा है कि तुम हम लोगों के साथ छोले भटूरे ही खा लेना। बहू, छोले तो बहुत भारी होते हैं, उनसे मुझे पेट में गैस बनती है। कढ़ी नहीं बनानी तो कोई बात नहीं, तोरी या लौकी ही बना दो, मैं उनसे ही रोटी खा लूंगी। बहू उनकी एक बात भी नहीं सुनती है और अपने हिसाब से घर में खाना बनाती है। जब खाना खाने की बारी आती है तो देखती है कि बहू ने उनके लिए कुछ नहीं बनाया। अगर वह छोले खाए तो दिक्कत हो जाएगी। कमला जी अपनी थाली के छोले निकालकर एक कटोरी में दूध लेकर आ गईं। तो बहू चिल्लाते हुए कहा, तुमने किससे पूछकर दूध लिया है? तुम्हें पता भी है शहर में कितना महंगा दूध आता है, और दूध मैं सिर्फ अपने बेटे के लिए मंगाती हूँ। दूध की कटोरी छीनकर बहू रसोई में वापस रख आती है। ना चाहते हुए भी कमला जी को छोले भटूरे खाने पड़ते हैं। खा तो लिए, लेकिन जिस चीज का डर था वही हो गया। उनका पेट खराब हो गया। दूसरे दिन वह अपने बेटे से कहती हैं, बेटा, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मेरे लिए दवाई ले आना। तो बहुत चिड़चिड़ाते हुए कहती है,
अगर तुम पहले से बीमार थी तो तुम्हें अपने छोटे बेटे बहू के यहाँ से ही इलाज करा कर क्यों नहीं आई? अब इधर हो तो तुम्हें अपने पास रखें और तुम्हारा इलाज भी कराएं। बहू की बात सुनकर कमला जी की आंखों में आंसू आ गए। अपने ही बेटे बहू के घर में वह एक एक गोली के लिए तरस गए थे। बड़ी मुश्किल से कमला जी का एक महीना अपने तीसरे नंबर बेटे बहू के घर में कटता है। अगला महीना शुरू होने के 2 दिन पहले ही दूसरे नंबर के बेटे बहू का फोन आता है कि इस महीने मेरे पास माँ को मत भेजना, क्योंकि हम लोग गर्मियों की छुट्टियां में घूमने जा रहे हैं। मेरे सबसे बड़े वाले भैया से बात हो गई है, भैया भाभी घर पर ही हैं, इसलिए माँ को अभी इस महीने उनके घर छोड़ देना। जब हम घूम के वापस आएंगे तब माँ को अगले महीने हम अपने पास बुला लेंगे। जब सबसे बड़े वाले बेटे को इस बात का पता चलता है तो वह कहता है, अच्छा यह भी कोई बात होती है, इस महीने माँ तुम्हारे पास आने वाली थी, मैं तो अपने पास कैसे बुला लूँ? और वैसे भी मेरे भी बच्चों की छुट्टियां शुरू होने वाली हैं। नूपुर और बच्चे में अपने मामा के घर जाने वाले हैं। मैं अभी माँ को अपने पास नहीं बुलाऊंगा। जिसकी बारी है वही माँ को अपने पास बुलाए। मैं 1 महीने पहले ही उन्हें क्यों बुलाऊं? ऐसा कहकर बेटा फोन काट देता है। इधर चारों बहुओं में घमासान होने लगता है। सब एक दूसरे को फोन करके कहने लगती हैं। जिस बहू के घर में कमला जी रहती थी वह घबराकर अपनी दोनों जेठानी को फोन करती है। कहती है, मुझे नहीं पता, आप दोनों जल्दी से डिसाइड करो अब माँ जी किसके पास जाएंगी, क्योंकि कल ही 1 तारीख है। भाई साहब को बोल देना आकर माँ जी को ले जाएं। बहू बेटे का व्यवहार कमला जी से छुपा नहीं था। बहू बेटे के ऐसे व्यवहार की वजह से वह बड़ी ही आहत थी। दुखी होकर कमरे में आकर बैठ गईं और फूट फूट कर रोने लगी। अपने पति को याद करने लगी। आपको गए हुए अभी 3 महीने नहीं हुए हैं और मेरा क्या हाल हो गया है। बच्चों ने अपनी माँ को एक फुटबॉल बना दिया है, जिसमें ना तो भावनाएं हैं और ना ही दिल। कमला जी अपनी पुरानी बातों को याद करके रोने लगती हैं। 4 महीने पहले तक वो अपने गांव में कितने आनंद के साथ रह रही थी, कोई कमी नहीं थी। हालांकि उनका घर 2 कमरों का कच्चा बना हुआ था, लेकिन बेटे बहू के शहरों के मकान से बड़ा सुकून देने वाला था। गांव में कमला जी के पति राम बाबू की जमीन थी। वह खेती बाड़ी खुद ही करते थे और खेती बाड़ी के पैसों से ही अपने चारों बच्चों को पढ़ाया लिखाया। अपने समय पर दोनों पति पत्नी ने खूब मेहनत की, जिससे हमारे चारों बच्चों को गांव में रहकर खेती बाड़ी का काम न करना पड़े, आराम से नौकरी करें। और उनकी मेहनत रंग लाई। 2 बेटे पुलिस में हो गए, एक बेटा बैंक में और एक बेटा स्कूल में अध्यापक था। चारों बेटों की सरकारी नौकरी लग गई। राम बाबू और कमला जी खुशी से फूले नहीं समा रहे थे। धूमधाम से अपने चारों बेटों की शादियां कर दी। घर में बहुएं आईं। शादी होने के कुछ दिनों बाद अपने पति के साथ शहर को चली गईं। गांव में दोनों पति पत्नी रह रहे थे। एक बार राम बाबू जी ने कमला जी से कहा है, भाग्यवान, चलो हम हमारे बेटे के पास शहर में रहते हैं, हम आराम से अपने बेटे बहू के पास शहर में ही रहेंगे। तो कमला जी ने मना कर दिया कि अभी से हम बहू के पास नहीं जाकर रहेंगे, आराम से रहने दो, जब तक हमारे हाथ पैर चल रहे हैं तब तक हम दोनों गांव में ही रहते हैं, क्यों बेटे बहू को परेशान करना। कमला, मैं सोच रहा हूँ घर पूरा कच्चा है, 1-2 कमरे पक्के बनवा लूँ, फिर हम आराम से अपने पक्के घर में रहेंगे और तुम्हारे भी काम कम हो जाएंगे। बहू बेटों को जब पता चला कि माँ और पिताजी गांव में घर बना रहे हैं तो गुस्सा होते हुए कहते हैं, अब गांव में फालतू के पैसे लगाने की क्या जरूरत है, 2 कच्चे कमरे बने हैं ना, तुम दोनों के लिए पर्याप्त है, फालतू का खर्च करने की जरूरत नहीं है। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। राम बाबू जी को एक दिन दिल का दौरा पड़ता है और वह कमला जी को इस दुनिया में अकेला छोड़कर चले जाते हैं। राम बाबू जी के आने के बाद उनके चारों बेटे बहुएं कुछ दिनों के लिए गांव आते हैं। तेरहवीं करने के बाद चारों बेटे आंगन में बैठकर बातचीत करते हैं कि गांव में पिताजी की जितनी भी जमीन है उसको बेच दिया जाए, क्योंकि हम लोग तो गांव में खेती करने वाले हैं नहीं। चारों बहुएं भी इस बात पर हामी भर देती हैं। अब बात आती है कि कमला जी, कि हम गांव का घर और खेती को कैसे बेच देंगे, फिर माँ किसके साथ रहेगी। कहने को तो कमला जी के 4 बेटे हैं, लेकिन चारों बेटे आज आंगन में बैठकर यह चर्चा कर रहे हैं कि माँ को कौन रखेगा, माँ किसके साथ रहेगी। कमला जी चुपचाप से अपने बहू बेटों की वार्तालाप सुन रही हैं। तभी दूसरे नंबर के बेटा कहता है, ऐसा करते हैं, हम 1 महीने के लिए माँ को अपने पास रख लेंगे। वैसे भी हम 4 लोग हैं, जब एक एक बार रखेंगे तो 3 महीने बाद ही हमारा नंबर आएगा। सभी लोग इस बात पर सहमति दे देते हैं।
लेकिन जब बेटे कोई जमीन बेचने के लिए जाते हैं तो पता चलता है कि पिताजी ने जाने से पहले जमीन माँ के नाम कर गए हैं। घर आते ही माँ पर खूब बरसते हैं। माँ, पिताजी ने जमीन आपके नाम कब करवाई और हमें बताया भी नहीं। बेटा, मैंने तो मना किया था, लेकिन तुम्हारे पिताजी जबरदस्ती कुछ दिन पहले जमीन मेरे नाम कर गए। जिस बात को सुनकर चारों बेटे और बहुएं भड़क जाते हैं, लेकिन अब कुछ कर भी तो नहीं सकते। इसलिए सभी लोग यह डिसाइड करते हैं, अभी हमारे पास समय नहीं है, माँ को 1 महीने के लिए अपने पास रख लेते हैं। उसके बाद दिवाली पर आएंगे तो माँ जी के नाम जो जमीन है उसको बेचकर हम चारों भाई आपस में बांट लेंगे। और सबसे पहले कमला जी को उनके छोटे बेटे बहू अपने साथ ले गए। अभी वह दूसरे नंबर के बेटे बहू के घर में हैं, जहाँ पर उनका एक एक दिन बड़ी मुश्किल से कट रहा है। अपनी आंखों से बहते सैलाब को बोझ कर कमला जी सोचती हैं, अभी तो जिंदगी बहुत बड़ी है और बेटे बहू के घर में इस तरह से रहना पड़ा है, से किसी नरक से कम नहीं है। इस तरह की पाबंदी है, ना तो बहू समय से खाना देती है, ना ही कोई घर में मुझसे बात करता है, कोई मेरा दर्द पूछने ना आता है और ना ही मुझे कहीं आने जाने देते हैं। अकेले कमरे में बैठी आंसू बहाती रहती हूँ, लेकिन बेटे बहू को कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। तभी नीचे से बहू की आवाज आती है, अरे माँ, माँ जी, ऊपर ही बैठी रहोगी क्या? अपना सामान लेकर नीचे आ जाओ। कमला जी अपना सामान लेकर नीचे आई तो देखा नीचे तो कोई लेने आया ही नहीं है। बहू, बड़ा बेटा तो अभी लेने ही नहीं आया, फिर मैं किसके साथ जाऊंगी? नहीं आया तो क्या, आपको मैं इधर से भेजने की व्यवस्था कर दूंगी। पूरा 1 महीना हो गया, अब तो आपको उनके घर जाना ही पड़ेगा। कमरे में आपका बेटा तैयार हो रहा है, वह बड़े बेटे के घर छोड़कर आएगा। बहू की बात सुनकर कमला जी कुछ नहीं कहती, बस उनकी आंखों से आंसू आ गए। 4-4 बेटे बहुएं होते हुए भी आज उनकी यह हालत हो गई है। जब बेटे पैदा हुए थे तो सभी लोग यही कहते थे कि बुढ़ापे में तुम राज करोगी। क्या यही राज होते हैं? खैर, कमला जी छोटे बेटे के साथ अपने बड़े बेटे के घर पहुंच गईं, तो बड़ी बहू मायके जाने की तैयारी कर रही थी। बच्चे भी तैयार होकर घूम रहे थे। पता तो उन्हें पहले से चल चुका था कि देवर जी माँ जी को लेकर इधर आ रहे हैं। उन्होंने भी बाहर वाला कमरा उनके लिए साफ कर दिया था। बड़ी बहू सोना कहती है, माँ जी, तुम्हारे लिए बाहर वाला कमरा साफ कर दिया है, तुम्हें उसी में रहना है। कमला जी अंदर पूरा घर देखती हैं, क्योंकि बड़ी बहू का घर बहुत बड़ा था, लेकिन ज्यादातर कमरों में ताले पड़े हुए थे। बेटा, तुमने घर में ताले क्यों लगाए हैं? माँ जी, मैं मायके जा रही हूँ, घर में ताला लगाकर ही जाऊंगी ना। अब तो मैं इस घर में आ गई हूँ, पूरे घर को देखती रहूंगी। बहू कहती है, हाँ तो तुम्हारे लिए ही तो ताला लगाकर जा रही हूँ, मेरे पीठ पीछे पूरे घर में घूमती फिरोगी। कमला जी अपमान का घूंट पीकर रह गई। थोड़ी देर बाद कमला जी रसोई में गई तो रसोई का ज्यादातर सामान खत्म हो गया था। थोड़े से चावल और दाल और आटा पड़ी हुई थी। बहू, रसोई में ज्यादातर सामान तो खत्म हो गया है, मैं क्या बनाकर खाऊंगी? और फिर मायके तुम और बच्चे ही तो जा रहे हैं, बेटा और हम तो इधर ही रहेंगे, 2 लोगों का खाना बनेगा। माँ जी, इनको तो मैंने बोल दिया है, ऑफिस के कैंटीन में ही नाश्ता करेंगे और खाना खाएंगे, घर पर खाने की और बनाने की ज़रूरत नहीं है। रही बात आपकी, तो आपके लिए थोड़े से चावल, आटा और दाल पड़ी हुई हैं, दाल रोटी दाल चावल बनाकर खाती रहना। 10 दिनों की बात है, उसके बाद मैं आ जाऊंगी, तभी रसोई का सामान खरीदूंगी। अब बहुत हुआ है, यह सब कुछ सहन नहीं करूंगी। मैं 1 महीने 3 बेटे बहुओं के पास रहकर देख लिया, अब मुझे चौथे बेटे के पास जाने की जरूरत नहीं है। सबका व्यवहार मुझे समझ में आ गया, अब मैं बहू बेटों का अपमान सहन नहीं करूंगी। कमला जी ने यह निर्णय लिया। सबसे बड़े वाले बेटे बहू के पास कमला जी का 1 महीना बड़ी मुश्किल से कटता है और महीने के अंत में फिर बहुएं आपस में फोन करने लगती हैं और ऐसे लगता है कि उनकी सास नहीं आफत आ रही हो। लेकिन कमला जी अपने दूसरे नंबर के बेटे बहू के पास नहीं जाना चाहती थी। माँ, आज तुम तैयार रहना, 1 महीना पूरा हो गया है, अब आपको दूसरे बेटे के घर जाना है। नहीं बेटा, मैं उसके घर नहीं जाऊंगी। क्यों क्यों नहीं जाओगी? अब हम सबने यह तय किया है कि 1-1 महीने सबके पास रहोगी, तो फिर तुम इस बीच क्यों बोलने की क्या जरूरत है? कमला जी बड़े ही सोच समझकर बेटे को जवाब देती हैं। अगर उन लोगों से अभी कुछ कहा तो गुस्सा करेंगी और फिर उन्होंने जो सोचा है वह कर नहीं पाएगी। इसलिए वह शांत होकर कहती हैं, बेटा, मैं सोच रही हूँ, गांव का घर बहुत दिनों से खाली पड़ा है, दिवाली का समय भी आ रहा है, घर में और आंगन में बड़ी बड़ी घास हो गई होगी, जाकर घर की साफ सफाई कर लूंगी। फिर अगले महीने दिवाली पर तुम लोगों को भी तो आना है, तो घर साफ सुथरा रहेगा, रहने में आसानी होगी। इस बात के लिए सभी तैयार हो जाते हैं कि अच्छा है, माँ को नहीं रखना पड़ेगा, गाँव में जाकर रहेंगी।
जल्दी से बेटा माँ को गांव छोड़ आता है। गांव में अपने कच्चे घर में जाकर कमला जी एक सुकून की सांस लेती हैं और समझ में आ जाता है कि यही उनका असली घर है। इस 1 महीने में कमला जी बहुत बड़ा फैसला लेती हैं। गांव की जमीन जो कि उनके पति के उन्हीं उन्हीं के नाम कर गए थे, उसी से 5 बीघा जमीन को बेच देती हैं और उन पैसों से वह कच्चे कमरों के सामने ही आंगन में बहुत सारी जगह पड़ी थी, वहां पर वह अपने लिए 2 कमरा बनवा लेती हैं, जिसमें सारी सुख सुविधाएं। गांव में लाइट की प्रॉब्लम रहती है, इसलिए एक इन्वर्टर भी ले लेती हैं। कमरे में एसी भी लगवा लिया, दूसरे कमरे में कूलर भी लगवा दिया। कमला जी ने गांव में ऐसा घर बनवाया कि उनके अकेले रहने के लिए पर्याप्त था और बेटे बहुओं के घर से ज़्यादा अच्छा था। इन सारे कामों में पूरा 1 महीना कब निकल गया कमला जी को पता ही न चला। दिवाली के 4 दिन पहले ही बेटों का फ़ोन आया कि हम चारों भाई गाँव आ रहे हैं। तुमने तो घर की साफ सफाई भी कर ली होगी, हमारे रहने का इंतजाम भी कर लेना, क्योंकि तुम्हें तो पता है गांव में बच्चों को एडजस्ट करने में कितना मुश्किल होता है। और तुम्हारी जमीन बेचने का काम करना है तो अगले हफ्ते भर का समय तो लगेगा ही। दिवाली पर वैसे भी हम सबकी छुट्टियां हैं, तो पूरे हफ्ते की छुट्टी लेकर गांव आ रहे हैं। कमला जी कुछ नहीं कहती हैं। अगले ही दिन बेटे बहू गांव आ गए और गांव में जब उन्होंने पूरा एक पक्का पोर्शन बना हुआ देखा तो चिल्लाते हुए कहा, ये कमरा किसने बनवाया है और इतना सारा पैसा आया कहाँ से? अगर तुम्हारे पास पैसा था तो हमें दे देती, गांव में फालतू खर्च करने की क्या जरूरत थी? कमला जी कड़क आवाज में कहती हैं, मैंने 5 बीघा जमीन बेच दी और उसी के पैसों के से अपने लिए घर बनवाया है और उसमें सारी सुख सुविधाएं लगवाई हैं। देख लो, मेरे घर में एसी से लेकर कूलर तक सारी चीजें हैं, कोई कमी नहीं है। क्या माँ, तुमने जमीन बेच दी? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई जमीन बेचने की? क्यों बेटा, जमीन मेरे नाम थी और मुझे पक्के कमरे की जरूरत थी। मुझे अब उन कच्चे कमरों में नहीं रहा जाता, क्योंकि बरसात के समय उसमें पानी टपकता है। इसलिए मैंने अपनी जमीन बेचकर अपने लिए एक छोटा सा घर बनवा लिया। तुम्हें इसमें क्या तकलीफ हो रही है? तुम लोगों से तो पैसे नहीं लिए ना। माँ, तुमने यह सही नहीं किया। चारों बहू बेटे कमला जी पर भड़कने लगते हैं। कमला जी साफ साफ शब्दों में कह देती हैं, तुम्हारे पिताजी जमीन मेरे नाम कर गए थे, जमीन मेरी है, मैंने बेच दी, तुम लोग इसमें मेरा कुछ नहीं कर सकते। कमला जी का मन कहीं न कहीं बेटे बहू के व्यवहार से इस तरह से दुखी था कि याद आने पर उन्हें बार बार दर्द होता था। जब भी वह बहू बेटों के पास रहने के समय को याद कर लेती, उनकी आंखें आंसुओं से भर जाती। इसलिए गांव आकर उन्होंने सोच लिया था कि जब मेरे पति मेरे लिए मेरे नाम जमीन करके गए हैं, तो मैं क्यों ना अपना जीवन गांव में ही आराम से व्यतीत करूं। मेरे पति बहुत दूर की सोच रखने वाले थे, मेरे लिए बहुत अच्छा सोच कर गए हैं। जब उन्होंने मेरे लिए इतना सोचा है, तो मैं उनकी सोच पर पानी नहीं फेर सकती हूँ। उन्होंने मेरे बुढ़ापे के लिए इतना कुछ सोचा, तभी तो जमीन बुढ़ापे में मेरे नाम कर गए और वह अपने कमरे में चली जाती हैं। पीछे से बेटे अपना अपना सामान पक्के कमरों में रखने लगते हैं और कहते हैं, माँ, दूसरे कमरे में ताला क्यों लगाया हुआ है? इनको भी खोलो। कमला जी कहती हैं, यह घर तुम लोगों के लिए नहीं बनवाया है। जाओ, सामने कच्चे कमरे बने हुए हैं, उसी में जाकर रहना। क्यों माँ, आप पक्के कमरों में रहोगी और मैं उन कच्चे कमरों में जाकर सोऊंगा? क्या समझ के रखा है मुझे? कमला जी कहती हैं, वही जो तुम सबने मुझे समझा था। जब तुम्हारे घर गई थी तो तुमने भी तो मुझे स्टोर रूम सोने के लिए दिया था। खुद एसी वाले कमरे में सो जाते थे और मुझे ऊपर का स्टोर रूम, मच्छर काटते थे, वह सोने भी नहीं देते थे। तो आज जब तुम लोग मेरे घर आए हो तो मैं तो तुम लोगों को स्टोर रूम नहीं दे रही, बल्कि कच्चे कमरे जो कि साफ सुथरे हैं और जिसमें बैठने और लेटने की जगह है वह दे रही हूँ। जा करके अपना सामान उधर ही रख लेना। अरे माँ, क्यों फालतू की बातें करने में लगी हुई हो? बड़े बेटे ने कहा, चलो एसी वाले कमरे की ना सही, दूसरे वाले कमरे का ताला लगा है, उसकी चाबी दे दो। नहीं बेटा, वह कमरा मैंने आने जाने वाले मेहमानों के लिए रखा है, तुम लोगों के लिए नहीं खोलूंगी। माँ के तेवर देखकर बेटे बहुत दंग रह गए, लेकिन माँ की बात का उनके पास कोई जवाब नहीं था, क्योंकि उन लोगों ने भी अपने घर में माँ को इसी तरह से रखा था। अपनी छोटी सी पक्की रसोई से कमला जी खाना बनाकर लाती हैं। साथ में अपने छोटे छोटे नाती पोतों को भी बुला लिया। जब बेटे बहू खाने के लिए उनके पास गए तो कमला जी ने कहा, मैंने तो खाना सिर्फ अपने लिए ही बनाया था, तुम लोग अपना खाना देख लो। वैसे भी कच्चे वाले कमरे में एक तरफ चूल्हा बना हुआ है, अगर तुम में से किसी को चूल्हे पर खाना बनाना आता है तो अपने लिए खाना बना लो। मैं अपनी रसोई में तुम लोगों को खाना नहीं बनाने दूंगी। अब क्या करते, गांव में आए थे पिताजी की जमीन बेचने के लिए, लेकिन इधर तो कुछ और ही हो गया।
भूखे पेट तो सो नहीं सकते थे। माँ से बहुत मिन्नतें की, लेकिन कमला जी ने अपनी रसोई बहुओं के लिए नहीं दिया। जैसे तैसे उन सभी ने अपना पेट भरा, लेकिन कमला जी ने उन्हें अपनी रसोई में खाना नहीं बनाने दिया। रात में मच्छरों ने काट कर चारों बहू बेटों का हाल बुरा कर दिया। बहू बेटों को इस तरह से परेशान देखकर एक पल को कमला जी को लगा कि अपने बेटे बहू के साथ अच्छा नहीं कर रही हैं। उन्हें अपने बगल वाले कमरे में ही बुला लेते हैं, लेकिन दूसरे ही पल उन्हें बेटे बहू का व्यवहार याद आ जाता है, जो उन लोगों ने अपने घर में कमला जी के साथ किया था। वह वापस अपने कदम पीछे खींच लेती हैं। आसपास के लोगों को पता चलता है कि कमला जी के चारों बेटे बहू आए हैं, तो उनसे मिलने लगते हैं और कहते हैं, बहुत अच्छा किया तुम लोग आ गए। अब दिवाली करके ही जाना, तीज त्योहार अपनी माँ के साथ किया करो, क्योंकि अब तुम्हारी माँ इधर अकेली रह गई है। अब जब 4 लोगों में से इस तरह ने से कहा, तो वैसे भी सभी 1 हफ्ते की छुट्टी लेकर आए थे। वापसी के टिकट भी करा लिए थे। इतनी जल्दी वापस जा भी नहीं सकते थे। तत्काल में भी टिकट कराने की कोशिश की, तो गर्मियों की छुट्टियों की वजह से अवेलेबल नहीं था। मन मारकर उन सभी ने घर में रुकना पड़ा। कमला जी को सुबह 5 बजे ही उठने की आदत थी। वह सुबह 5 बजे उठ गईं और अपने भगवान की पूजा अर्चना करने लगी। पूजा करने के बाद उन्होंने शंख बजाया, जिसकी आवाज़ से बहू बेटे सभी जाग गए और चिल्लाते हुए आंगन में आए। क्या माँ, बड़ी मुश्किल से तो नींद आई और तुमने शंख बजाकर जगा दिया? इतनी सुबह सुबह शंख कौन बजाता है? कमला जी कड़क आवाज़ में बेटों से कहती है, ये तुम्हारा घर नहीं है, मेरा घर है। जब तुम्हारे घर में मैं 5 बजे उठी थी, तो तुमने मुझे 5 बजे उठने से मना कर दिया था। लेकिन मेरे घर में मैं अपने हिसाब से उठूंगी, और मेरे घर में तुम लोगों को भी मेरे हिसाब से ही उठना पड़ेगा। कमला जी की बात सुनकर बेटे चुप हो गए, क्योंकि उनके पास माँ की बात का कोई जवाब नहीं था। सुबह होते कमला जी तैयार होकर बाजार जाने लगी, तो बेटों ने पूछा, माँ जी कहाँ जा रही हो? और तुमने कमरों में ताला क्यों लगा दिया है? ताला लगाकर जाने की क्या जरूरत है? हम कोई चोर थोड़ी हैं जो तुम्हारे घर में चोरी कर लेंगे। और फिर यह घर मेरा भी तो है। क्यों बेटा, मेरा घर तुम्हारा है और तुम्हारा घर मेरा नहीं है? जब मैं तुम्हारे घर आई थी, तो तुम्हारी पत्नी तो सारे कमरों में ताला डालकर अपने मायके गई थी। तब तो तुम्हें नहीं लगा कि मेरे घर मेरे माँ का भी हो सकता है? कमला जी अपने बेटे को चुन चुन कर सबक सिखा रही थी, क्योंकि इन 3 महीनों में बहू बेटों ने उन्हें एक एक रोटी, एक एक कपड़े के लिए तरसा दिया था। खून के आंसू रोई थी वह अपने बहू बेटे के घर में होते हुए भी। उन्होंने जितना अकेलापन महसूस किया था, उतना कहीं नहीं किया था। ना तो कोई उनसे बात करता और ना ही कोई उनकी बात सुनता था। बाजार से आने के बाद कमला जी अपने बेटे बहुओं को सारा सामान दिखाते हुए कह रही, देखो, पूरे 3,000 की साड़ी अपने लिए खरीद कर लाई हूँ। 3,000 सुनकर बड़े बेटे भड़कते हुए कहा, माँ, इतनी महंगी साड़ी क्यों लाई हो? बुढ़ापे में इतनी महंगी साड़ी पहनकर तुम्हें क्या करना है? पूरी जिंदगी तो इतने महंगे कपड़े नहीं पहने जो आप खरीद कर लाई हो। शर्म नहीं आती है फालतू के पैसे बर्बाद करते हुए? कमला जी बड़े बेटे के गाल पर एक थप्पड़ लगाते हुए कहती हैं, तुम्हें शर्म नहीं आती है? अपनी माँ को एक साड़ी के लिए मना करते हुए। अपने लिए लाखों खर्च कर लेते हो लोग, लेकिन मेरे लिए एक साड़ी लाने के लिए तुमने साफ साफ इनकार कर दिया था। भला हो मेरे पति का जो दूर की सोच कर गए, मेरे नाम जमीन करके गए। कम से कम बुढ़ापे पर आराम से रहूंगी तो। और मुझे तुम लोगों की जरूरत नहीं है। अगर मेरे हाथ में पैसे हैं तो आराम से रहूंगी। उन पैसों के दम पर मैं सारी सुख सुविधा समेट ली, और जरूरत पड़ी तो किसी को पैसे देकर अपनी सेवा करा लूंगी। माँ की बातें सुनकर बेटे बहुओं के होश उड़ गए, क्योंकि 2 दिन से वह माँ का बदला हुआ जो तेवर देख रहे थे, वही उनके होश उड़ाने के लिए काफी था। उन्हें समझ में आ जाता है कि माँ से लड़ने से नहीं, बल्कि मिलकर चलने में भलाई है। माफी मांगते हुए सभी कहने लगते हैं, माँ, माफ कर दो हमें। शहर चलो मेरे साथ। अब हम तुम्हारे साथ अच्छे से रहेंगे, तुम्हारी खूब सेवा करेंगे और शिकायत का मौका नहीं देंगे। मुझे शहर जाने की आवश्यकता मैंने नहीं है। मैंने शहर को गांव में ही बुला लिया। बताओ, मेरे घर में किस चीज़ की कमी है? और अगर तुम लोगों के मन में मेरी सेवा करने का इतना ही भाव है, तो जो भी बेटा बहू मेरे पास आकर 10 से 15 दिन रहेगा, उसे मैं अपनी ज़मीन से जो पैसे आते हैं उसमें से थोड़ी बहुत मदद करती रहूंगी, लेकिन सारे पैसे किसी को नहीं दूंगी। अब यह हाल हो गया कि हर 2 महीने में कोई न कोई बेटा बहू अपने बच्चों और पत्नी के सहित माँ के पास गांव में आ जाता है। उसका खाना बनाकर खिलाता है, उसकी सेवा करता है। उसके बदले में कमला जी उनकी खेती से जो पैसे आते थे, उसमें से थोड़ी बहुत उनकी मदद कर देती थी। तो दोस्तों, अगर बुढ़ापे तक आपके पास कोई प्रॉपर्टी है, तो अपने बुढ़ापे को अच्छा बनाने के लिए उस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल ज़रूर करिए। बाद में तो बेटों के नाम जाएगी ही।
लेकिन जब तक आप जीवित हैं तब तक तो आप शान से रहिए, वरना 4-4 बेटे और 4-4 बहुएं होने के बाद भी कमला जी का क्या हाल हुआ यह तो हमने देख लिया। लेकिन कमला जी जैसा निर्णय लेना भी आज के समय में बहुत ज़रूरी हो गया है और हर कोई इतनी हिम्मत नहीं दिखा पाता। तो दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी? अगर पसंद आई हो तो कृपया कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।